दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के एपिसोड 4 के बारे में। और बेसिकली अगाथा सीरीज के एपिसोड 4 में क्या क्या हुआ है इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूं। इसीलिए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 3 खत्म हुआ था। और एपिसोड नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि अगाथा और उसकी पूरी टोली एक साथ मिलकर पहले पड़ाव को पार कर लेते हैं। लेकिन जब वो लोग पहले पड़ाव से बाहर आ जाते हैं तब सभी को पता लगता है कि उन सब में से मिसेस हार्ट की मौत हो चुकी है और मिसेस हार्ट के मरने के साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो गया था। इसीलिए जैसी एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है वैसी अगाथा और उसके सारे साथी मिलकर मिसेस हार्ट की लाश को दफना देते हैं। अब मिसेस हार्ट की मौत से सबको काफी दुख होता है, लेकिन सबसे हटकर हम अगाथा को देखते हैं जिसे मिसेस हार्ट के मरने से कोई भी दुख नहीं होता है एंड वो अभी भी काफी नॉर्मल होती है। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जेनिफर, लिलिया और एलिस तीनों एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। और बातचीत के दौरान ही लिलिया और जेनिफर एलिस से पूछते हैं कि आखिरकार एलिस डायन डगर पर क्यों आई है, यानी कि विचेस रोड पर आने का एलिस का क्या मकसद है। ये सुनकर एलिस उन दोनों को जवाब देते हुए कहती है कि मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहा करती थी कि डायन डगर मेरी हिफाजत करेगी। पर एलिस की इस बात को सुनकर लिलिया और जेनिफर उससे पूछते हैं कि आखिरकार हिफाजत करेगी लेकिन किससे। पर हम ये देखते हैं कि इस बात का जवाब एलिस के पास भी नहीं होता है एंड वो उन दोनों से कहती है कि वो खुद भी नहीं जानती कि किससे। हालांकि इसके बाद ही ये सब लोग मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि अब उनकी टोली अधूरी हो चुकी है क्योंकि मिसेस हार्ट जो कि उनकी टोली के अंदर ग्रीन विच थी, यानी कि हरी डायन, वो अब मर चुकी है और इसीलिए अब टोली को पूरा करने के लिए उन्हें एक नई ग्रीन विच चाहिए। लेकिन इस बात को सुनकर अगाथा सभी से कहती है कि अब उन्हें अपने साथ किसी भी विच की जरूरत नहीं है और वो पहले भी इस डायन डगर पर आ चुकी है एंड वो उसे पार भी कर चुकी है। इसीलिए अगाथा के हिसाब से अब उन्हें किसी भी विच की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि टोली के बाकी मेंबर्स अगाथा की बात नहीं मानते एंड वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करके ग्रीन विच को बुलाने होगा, क्योंकि वो लोग तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक उनकी टोली पूरी नहीं हो जाती। अब फिर इसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र का इस्तेमाल करके एक नई ग्रीन विच को बुलाएंगे। और फिर मंत्रों को पढ़ने के लिए टीन अपनी जेब से किताब निकालता है और उस किताब को सारे विचेस को दे देता है। इसके बाद ही ग्रीन विच को बुलाने के लिए अगाथा और सारे विचेस मिलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि जहाँ पर उन सबने मिसेस हार्ट को दफनाया होता है उसी जगह से कोई और बाहर निकलने लगता है एंड जब वो शख्स पूरी तरह से बाहर निकलता है तब हमें पता लगता है कि वो असल में नई ग्रीन विच है जिसे उन सबने मंत्र पढ़ के बुलाया है। लेकिन जैसे हम इस नई ग्रीन विच की शक्ल देखते हैं वैसे हमें पता लगता है कि वो नई वाली ग्रीन विच एक्चुअल में रियो विडाल है। और इसीलिए यहाँ पर रियो विडाल को देखकर अगाथा को बहुत गुस्सा आता है। उसे देखकर अगाथा ये कहती है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन टोली की बाकी विचेस ये कहती है कि यहाँ पर उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है और इसीलिए उन सबको मिलकर उसे अपनी टीम में रखना होगा एंड फिर जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ना होगा। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि रियो विडाल टोली में शामिल हो जाती है और पूरी टोली विचेस रोड के ऊपर आगे बढ़ने लगती है। कुछ टाइम आगे चलने के बाद ही उन्हें सामने एक झोपड़ी दिखती है और इस झोपड़ी को देखकर टीन सभी से कहता है कि शायद से ये उनका दूसरा पड़ाव है। लेकिन एलिस इस झोपड़ी को देखकर काफी डर जाती है और इसीलिए वो पीछे मुड़ के पीछे जाने लगती है एंड जाते हुए सभी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस झोपड़ी के अंदर नहीं जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसी एलिस पीछे मुड़कर जाने लगती है वैसी वो झोपड़ी एलिस के सामने आ जाती है और फिर इसीलिए दोनों साइड झोपड़ी को देखकर अगाथा एलिस से कहती है कि अब वो लोग चाहे कुछ भी कर ले उन्हें झोपड़ी के अंदर जाना ही होगा। और फिर इसके लिए एलिस भी मान जाती है, जिसके बाद ही सारे लोग झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। वो लोग जैसे झोपड़ी के अंदर एंटर करते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि अंदर आते ही वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अंदर आते ही उन सबकी ड्रेस भी चेंज हो जाती है और इन सबके कपड़े देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये कपड़े शायद से किसी रॉक बैंड के कपड़े हैं और इस तरह के रॉक बैंड वाले कपड़े 70s और 80s में पहने जाते थे। यहाँ अंदर आने के बाद ही सारी विचेस यहाँ की दीवारों को देखती है और यहाँ दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स होती है जिन पेंटिंग्स के अंदर वो लोग ये देखती है कि उन सारी पेंटिंग्स में विचेस की इमेजेस बनी हुई है जिन्हें अलग अलग तरीके से मारा जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर इन सारी पेंटिंग्स को देखकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं। हालांकि इसी के आगे दीवार पर एलिस को उसकी मदर की फोटो भी दिखती है एंड फिर इसीलिए हमें भी ये पता लगता है कि एलिस की मदर भी किसी टाइम पर विचेस रोड पर आई थी। लेकिन फिर इसके बाद ही हम वहाँ पर टीन को देखते हैं जिससे कि अपने सामने एक फोटो दिखती है जिस पर लिखा होता है कि अपने सामने रखे ग्रामोफोन को बजाओ। और फिर इसीलिए जैसी टीन अपने सामने रखे ग्रामोफोन को बजाता है वैसे उस ग्रामोफोन से बहुत ही गंदी आवाज आने लगती है और वो आवाज ऐसी होती है कि उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन फिर जैसे सब लोग ये देखते हैं कि आखिरकार ऐसी आवाज क्यों आ रही है वैसे उन सबको पता लगता है कि असल में ग्रामोफोन उल्टा चल रहा है और इसीलिए उसके उल्टा बजने की वजह से आवाज इतनी गंदी आ रही है। लेकिन हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार उस ग्रामोफोन को बंद कैसे करें एंड उसकी बुरी आवाज की वजह से सबको काफी परेशानी होती है और फिर इसीलिए अगाथा आगे आती है और वो उस ग्रामोफोन को उठाकर उसे तोड़ देती है, जिसके बाद ही उसके टूटते ही आवाज बंद हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग देखते हैं कि उनके पास एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उन सबके पास में रखा एक छोटा सा डिवाइस टिक टिक करने लगता है। उस टाइमर को देखकर सब लोग पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर लिलिया बाकी सारी विचेस को बताती है कि असल में हम सब पर एक श्राप आ चुका है और ये जो टाइमर है वो उसी के वक्त को दर्शा रहा है, यानी कि हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम के अंदर हमें इस कर्ज से निकलना होगा, वरना पिछले कर्ज की तरह इस कर्ज में भी हमारे साथ काफी कुछ बुरा हो सकता है। पर लिलिया की बातें सुनकर बाकी सारी विचेस ये बोलती है कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर तभी अचानक से लिलिया के साथ कुछ बुरा होने लगता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके अंदर से ही जलने लगती है। लेकिन फिर ये देखकर एलिस एक मंत्र पढ़ती है और लिलिया के चारों तरफ एक घेरा बना देती है, जिसके बाद ही एलिस
के ऐसा करने की वजह से लिलिया ठीक हो जाती है। लेकिन फिर लिलिया के ठीक होने के जस्ट बाद हम ये देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी में भी बिल्कुल वैसी ही जलन होने लगती है और उसकी बॉडी भी अंदर से जलने लगती है। और फिर इसके लिए एलिस जेनिफर के चारों तरफ भी घेरा बनाती है और वो जेनिफर को भी इस जलन से बचा लेती है। लेकिन फिर इसके बाद ही जेनिफर ये नोटिस करती है कि उसकी बॉडी में होने वाले जलन की वजह से उसके कंधे पर एक जलने का निशान आ गया है। और फिर जेनिफर के निशान को देखकर लिलिया भी चेक करती है तो उसके कंधे पर भी वैसा ही निशान होता है। लेकिन यहाँ पर एलिस उन दोनों के निशान को देखकर काफी डर जाती है एंड वो सभी को दिखाती है कि उसके कंधे पर भी बचपन से ऐसा निशान है। इसके आगे एलिस उन सबको एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि उसे ऐसा लगता था कि ये जलने का निशान बाय बर्थ है, यानी कि उसके कंधे पर यह निशान उसके जन्म से ही है, बट असल में वो ये जानती नहीं थी कि ये श्राप की वजह से है। और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि ऐसा निशान उसकी मदर और उसकी नानी के कंधे पर भी था, जिसका मतलब एलिस का पूरा खानदानी श्रापित है। पर अब ठीक यही वाला श्राप टोली की दूसरी विचेस पर भी पड़ गया है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग इस श्राप से कैसे निकल सकते हैं। एंड फिर तभी अगाथा सभी से बोलती है कि ये श्राप एलिस के कंधे पर बचपन से है, लेकिन तब भी उसे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी मॉम ने गाना बनाया था और उस गाने की वजह से ही एलिस बची हुई है, यानी कि उसकी मॉम का गाना एलिस के लिए एक प्रोटेक्शन कवर है। और इसीलिए शायद से अगर वो लोग यहाँ पर वो वाला गाना गाते हैं तो शायद से वो सब लोग इस कर्ज से बच सकते हैं। अब ये सुनकर एलिस ऐसा करने से मना कर देती है और वो ये कहती है कि वो उस गाने को कभी नहीं गाएगी। लेकिन ये सुनकर अगाथा उसे समझाते हुए कहती है कि अगर एलिस ने उन सबके साथ मिलकर ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे करके इस श्राप की वजह से सबकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद ये सुनकर एलिस राजी हो जाती है और फिर वो सब लोग मिलकर एलिस की मॉम का गाना गाने लगते हैं। अब गाना गाने के दौरान ही सबको थोड़ी थोड़ी जलन होती है, लेकिन ये सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ ही हो जाए उन्हें उस गाने को कंप्लीट करना होगा। अब फिर इसके बाद ही हम लोग ये देखते हैं कि एलिस की मॉम का गाना गाने की वजह से उस कमरे में जगह जगह पर आग लगने लगती है। और फिर देखते देखते एलिस की आंखों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पूरा लाल रंग का होता है। और फिर उस मॉन्स्टर को देखकर एलिस सबको बताती है कि उसे वो मॉन्स्टर या फिर यूं कहे वो डीमन दिख रहा है जिसने की उस पर श्राप डाला है। और फिर एलिस जैसे ऐसा बोलती है वैसे अगाथा उससे कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें गाना खत्म करना ही होगा, क्योंकि गाने को पूरा गाने के बाद ही वो लोग श्राप से मुक्त हो सकते हैं। और फिर इसके लिए एलिस भी ऐसे करती है एंड वो सब मिलकर गाने को पूरा कर देते हैं, जिसके बाद ही गाने के पूरा होने के साथ ही वो डीमन भी खत्म हो जाता है। और फिर जैसे ही वो डीमन खत्म होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि एलिस गाना गाने के साथ ही जिस पियानो को बजा रही थी उस पियानो के अंदर से ही बाहर जाने का रास्ता निकल जाता है, जिसके बाद ही वो सब लोग मिलकर उस रास्ते के जरिए उस पड़ाव को पार कर लेते हैं और एक बार फिर से डायन डगर पर आ जाते हैं। लेकिन डायन डगर पर आने के दौरान ही वो लोग ये देखते हैं कि गाना गाने के दौरान टीन को चोट लग गई थी, जिस वजह से उसके पेट से काफी खून निकल रहा है। और फिर इसके लिए डायन डगर पर आते ही सब लोग टीन को लेटाते हैं और जेनिफर अपने मंत्रों से एक सॉल्यूशन बनाती है और वो सॉल्यूशन से टीन के घाव को ठीक कर देती है, जिसके बाद टीन को भी होश आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें नोटिस करते हैं कि अगाथा को टीन की काफी ज्यादा चिंता होती है और यहाँ पर अगाथा जिस तरह से टीन की परवाह करती है उसे देखकर हमें काफी अजीब लगता है। एंड इसलिए यहाँ पर रियो विडाल भी अगाथा को देखती है और वो भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि अगाथा टीन की काफी परवाह कर रही है। इसके बाद ही टीन को पास में नीचे लेटा दिया जाता है और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगाथा टीन के पास ही बैठी रहती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही टीन को होश आ जाता है, पर होश में आने के बाद ही टीन अगाथा से पूछता है कि मैं जब भी अपना नाम लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपना नाम नहीं ले पाता हूँ, जिसका मतलब किसी ने मुझ पर यह स्पेल लगाया कि मैं अपना नाम ना बता पाऊँ। और फिर इसके लिए वो अगाथा से पूछता है कि क्या ये स्पेल तुमने लगाया है, जो सुनकर अगाथा टीन से कहती है कि उस पर ये वाला स्पेल उसने नहीं लगाया है। लेकिन हाँ, इन स्पेल की एक खासियत होती है कि जो इन स्पेल्स को लगाता है ये स्पेल उन पर भी काम करता है, जिसका मतलब जिसने भी तुम पर ये स्पेल लगाया है अगर तुम उसके सामने भी अपना नाम लोगे तो वो भी तुम्हारा नाम नहीं सुन पाएगा। हालांकि इसके साथ ही अगाथा टीन से ये भी कहती है कि अगर बाय चांस टीन पर ये स्पेल उसने लगाया भी है तो इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। अब ये सुनकर टीन अगाथा से पूछता है कि आखिरकार इस वाले स्पेल को हटाया कैसे जा सकता है, बट इसका जवाब देते हुए अगाथा टीन से कहती है कि इस स्पेल को हटाने का कोई तरीका नहीं होता है, बल्कि ये स्पेल उस टाइम पर खुद ही नष्ट हो जाएगा जब इस स्पेल की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि इस वाले स्पेल की जरूरत कब खत्म होगी इस बारे में अगाथा कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन हाँ, फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि टीन अगाथा से उसके बेटे के बारे में पूछता है और वो अगाथा से कहता है कि अगाथा क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगाथा टीन की इस बात का जवाब नहीं देती और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद ये अगाथा बाकी सारी विचेस के पास आ जाती है, जहाँ पर वो सब ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन सी विच की बॉडी पर कितने घाव हैं। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को अपने घाव दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे घाव इससे लड़ने की वजह से मिला था तो मुझे वो घाव उससे लड़ने की वजह से मिला था। लेकिन जब यहाँ पर ये सब लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं तभी रियो विडाल सबसे बोलती है कि एक्चुअल में उस पर भी एक घाव है और बेसिकली वो ये कहती है कि मैंने किसी से प्यार किया था लेकिन मुझे मेरा वो प्यार कभी नहीं मिला और मुझे उसी बात का घाव है। और यहाँ पर रियो विडाल ये सारी बातें बोलकर अगाथा की तरफ देखती है और इसीलिए यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि शायद से रियो विडाल और अगाथा किसी टाइम पर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद से अगाथा ने रियो विडाल का साथ छोड़ दिया होगा और इसीलिए यहाँ पर रियो विडाल के ये सब बोलने की वजह से अगाथा यहाँ से उठ जाती है और वो थोड़ा सा आगे चली जाती है। लेकिन फिर तभी रियो विडाल अगाथा के पास आती है और वो अगाथा को गले लगाती है और फिर यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि अगाथा और रियो विडाल सच में एक दूसरे से प्यार किया करते थे। लेकिन फिर गले मिलने के बाद रियो विडाल अगाथा से कहती है अगाथा टीन तुम्हारा बेटा नहीं है, बट रियो विडाल जैसे ऐसा बोलती है वैसी एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, जिसका मतलब ये वाला एपिसोड भी अपने जाने के साथ ही एक ट्विस्ट छोड़ गया है। और हाँ, टीन को लेकर जो रूमर्स आ रहे थे कि वो अगाथा का बेटा है वो भी काफी हद तक सच होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस वाले एपिसोड के अंदर हमने अगाथा को टीन की परवाह करते हुए देखा है एंड रियो विडाल को भी ये बोलते हुए देखा है कि टीन अगाथा का बेटा नहीं है। और शायद से रियो विडाल अगाथा से ऐसा इसीलिए बोल रही है ताकि अगाथा आगे भी अपने बेटे से दूरी रहे। लेकिन अब एक्चुअल में ये मिस्ट्री क्या है ये तो हमें आगे पता लगेगा। सो इसीलिए आगे की स्टोरी को जानने के लिए इसके आगे के पार्ट्स को जरूर
जरूर देखना। सो दोस्तों यही थी वीडियो अगाथा सीरीज के एपिसोड 4 के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आप सभी किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।